में फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज़ नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की हर ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर। जिन बड़ी खबरों पर हम विस्तार से आपको दिखाएंगे, उनमें पहली आज की बड़ी खबर है एग्जिट पोल पर अपने अपने दावे। कल तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के बाद से सभी दल आंकड़ों को अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और जीत और हार का दावा कर रहे हैं। इन बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर होगी श्रीनगर जम्मू वंदे भारत का विस्तार। कश्मीर की वादियों में अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। क्या होगा इसका फायदा, इस खबर को भी हम दिखाएंगे विस्तार से। तीसरी बड़ी खबर है रक्षा उत्पादों की बढ़ती विश्वसनीयता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत के रक्षा उत्पादों के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ा है। रक्षा क्षेत्र के दिग्गजों ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में क्या कहीं आज बड़ी बातें, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। नतीजों से पहले और एग्जिट पोल के बाद तेज हुई चुनावी हलचल। सभी दलों के अपने अपने दावे। भाजपा ने कहा पश्चिम बंगाल में सत्ता के विरोध में हुआ बम्पर मतदान, तो ममता बनर्जी का 230 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार। जम्मू तवी तक के विस्तारित हिस्से को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। व्यापारियों और स्थानीय लोगों को लाभ। अमरनाथ और मां वैष्णो देवी के दर्शन करना होगा और आसान। भारत ने अपनी शर्तों पर रोका ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जो आतंक को बढ़ावा देगा उसे चुकानी होगी कीमत। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारतीय रक्षा उत्पादों का दम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित। सपा परवर से योगी आदित्यनाथ, कहा 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड में सबने देखा सपा का महिला विरोधी आचरण। घरेलू एलपीजी की 100% और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति 70% तक बहाल। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें स्थिर। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक भी सुरक्षित। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। उससे शुरुआत करते हैं क्योंकि जबलपुर के बरगी बांध में टूरिस्टों से भरा एक क्रूज अचानक डूब गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कई अन्य लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही हैं। तो अपने आप में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास बरगी डैम में यह हादसा हुआ, जहां पर जो जानकारी शुरुआती तौर पे आ रही है उसमें 4 लोगों के मृत्यु की खबर की पुष्टि हुई है, तो 15 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। लेकिन जिस क्रूज़ के डूबने की खबर सामने आई है उस पर 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अपने आप में आज शाम की ये दुखद खबर अपने आप में मध्य प्रदेश के जबलपुर से बरगी डैम से सामने आई है। और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य चला रही हैं और उम्मीद की जा रही है तमाम जो लोग अभी लापता हैं जल्द से जल्द उनको सुरक्षित एक तरीके से उनका रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद दुखद खबर, एक क्रूज़ जिसपे 35 से 40 लोग सवार थे वो डूब गया अचानक से, और उसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ में लगातार बचाव और राहत के अभियान में लगा हुआ है। और मध्य प्रदेश से ये अपने आप में एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। और अपने आप में हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये राहत और बचाव कार्य
लगातार युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपने सभी प्रयास कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है तमाम उन लोगों को बचाने की जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बात की एक हमारे सहयोगी संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस खबर को लेकर अभी का इस वक्त का अपडेट क्या? देखिए, अपडेट यही है कि 35 से 40 लोग थे। बरगी बांध था जहाँ क्रूज जो था सैलानियों को वहां सैर करा रहा था। और चूंकि मध्य प्रदेश में इस समय आंधी तूफान कई इलाकों में हो रहा है, भोपाल में भी इस वक्त बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा है, जबलपुर में भी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो क्रूज एकदम डगमगाया हुआ है नदी के ऊपर। तो बहुत तेज आंधी तूफान भी एक वजह हो सकती है, लेकिन एक्चुअल वजह क्या है जो ये अभी पुष्टि इसकी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 4 लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो है वो वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। स्थानीय अमला जो है वो तमाम दलबल के साथ वहां मौजूद है। और इस बात पर फोकस किया जाएगा कि हादसे की वजह क्या थी, लेकिन पहले ये प्रशासन का फोकस ये है कि जो लोग अभी भी लापता हैं उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। आदित्य जी, आदित्य, क्योंकि अभी रात हो गई है तो ऐसे में रात के वक्त में रोशनी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। उसको लेकर किस प्रकार के इक्विपमेंट के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण ये कि जब क्रूज़ में लोग जाते हैं तो एक मैंडेटरी प्रोटोकॉल होता है कि लाइफ जैकेट सभी को पहनाई जाती है। क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ चलने वाली नाव और क्रूज़ पे थी? क्या शुरुआती जानकारी इसको लेकर? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, लेकिन ये सब जांच का विषय है कि लाइफ जैकेट्स थी या नहीं थी, या क्रूज के अंदर वो तमाम चीजों के सेफ्टी मेजर्स जो है उनका ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था। लेकिन अब चुनौती इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अंधेरा हो चुका है और अब बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से अगर देखें तो संसाधन तो है एसडीआरएफ के पास, लेकिन उसको वहां तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना और लोगों को निकाल पाना, ये थोड़ा बड़ा चुनौतीपूर्ण इस वक्त हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान है वो लगे हुए हैं इस काम में। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल प्रथम दृष्टि हम इसको कह सकते हैं कि शायद जो सेफ्टी मेजर्स थे उसका ध्यान नहीं रखा गया था। ये जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह की जो मौत की खबरें भी आ रही हैं या मिसिंग की जो खबरें आ रही हैं ये शायद नहीं। आदित्य, जल्दी से, क्या ये स्थानीय लोग थे जो इस क्रूज पे सवार थे या कोई बाहर के कोई पर्यटक थे जो लोग एक तरीके से हताहत की सूची में अभी शामिल है? कोई इनको लेकर जानकारी फिलहाल अभी कोई? राजधानी है जबलपुर और ये जो नर्मदा नदी का पार्ट है, नर्मदा नदी के पार्ट पर क्रूज ही दरअसल पर्यटकों के लिए चलाया जाता है। और देश दुनिया से पर्यटक जो हैं पूरे देश के अलग अलग कोनों से मध्य प्रदेश से वहां पहुंचते हैं। अब वो उस क्रूज में जो 35 से 40 लोग बताए जा रहे हैं वो कहाँ के थे ये थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्लियर होगा जब चीजें बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन ये जरूर अंदाजा हम लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर के भी कुछ पर्यटक हो सकते हैं और जबलपुर पर्यटक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य फिलहाल इस अपडेट के लिए, लेकिन आप इस महत्वपूर्ण खबर पे नजर रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी जुटाते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के बाद से राजनीतिक कयासों का बाजार बहुत गर्म हो गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल के एग्जिट पोल के आए नतीजों को लेकर हो रही है। अधिकांश एजेंसियां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रही हैं या फिर भाजपा और टीएमसी के बीच बहुत कांटे की टक्कर बता रही हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है और सभी दल इन आंकड़ों की व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इस बीच असम में बीजेपी की हैट्रिक का अनुमान है तो केरलम और में यूडीएफ के सत्ता में आने का अनुमान जताया गया है। उधर तमिलनाडु को लेकर मामला थोड़ा फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल में, लेकिन पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बनने के दावे किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने चुनावी राज्यों के सियासी मूड को देश के सामने रखा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद किए गए एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता हासिल करने जा रही है, तो ममता दीदी को जनता का समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। इन नतीजों पर सभी दल अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां बीजेपी एग्जिट पोल को पूरी तरह से सही दिशा में बता रही है तो टीएमसी इसे पूरी तरह से खारिज कर रही है। दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में हुए बम्पर मतदान को सत्ता विरोधी बता रही है और दबी जुबान से बीजेपी को फायदा मिलने की बात भी
स्वीकार कर रही है। 200 का आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। तृणमूल का बुरे हालत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए परिस्थिति जैसा है उस परिस्थिति से इस बार तृणमूल कांग्रेस जाएगी, ये एकदम तय हो गया। আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। আমি পরিষ্কার বলছি 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई, फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो बहुत साफ संकेत और संदेश दे गया कि अब पश्चिम बंगाल की जनता इस निर्मम सरकार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में हुए 2 चरणों के चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई और करीब 92% से ज्यादा मतदान हुआ। तमाम जानकार भी इस बढ़े हुए मतदान को लेकर परिवर्तन की लहर का अनुमान लगा रहे हैं। तो इसी बीच बंगाल के अलावा अन्य चुनावी राज्यों में हुए एग्जिट पोल के द्वारा भी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। असम में आए सभी एग्जिट पोल ने दावा किया है कि बीजेपी असम में सत्ता हासिल करने की हैट्रिक लगाने जा रही है और कांग्रेस इस रेस में बहुत पीछे दिखाई पड़ रही है। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने इन राज्यों में एनडीए की जीत का भरोसा जताया है। We are all confident BJP is going to retain its responsibility in Assam, and for the first time after a long period West Bengal is going for a massive change. There are huge anti-incumbents against the incumbent government. सभी राज्यों के लोगों का विश्वास जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर है, क्योंकि काम करने वाला प्रधानमंत्री, ये ऐसी उनकी पहचान है। इस बीच भाजपा ने 77 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की है, जिस पर चुनाव आयोग जल्द निर्णय ले सकता है। भाजपा ने जिन सीटों पर दोबारा मतदान की मांग की है उसमें 64 सीटें डायमंड हार्बर के अंतर्गत आती हैं, जहां से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। भाजपा का आरोप है कि यहां भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले बटन को टेप से ब्लॉक किया गया था। इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। फील्ड में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सेक्टर ऑफिसर है, ऑब्जर्वर है, वो सब देख दाख के, आरओ देख दाख के जो ओपिनियन बनाएंगे, डीओ वहाँ पे है, सब देख दाख के ओपिनियन बनाएंगे, उससे हम लोग देखेंगे। रिपोर्ट होगा नहीं होगा, कहाँ होगा नहीं होगा, रिपोर्ट जब भी होगी जब जरूरत होगी, कोई जबरदस्ती भी तो रिपोर्ट कहीं करना नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान केंद्रों पर पहचान पत्रों की जांच के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। पहले और दूसरे चरण में पहचान पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी। फिर क्यूआर कोड स्कैन के सफल सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना कर्मी, तकनीकी कर्मी, उम्मीदवार, चुनावी एजेंट और काउंटिंग एजेंटों के लिए क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से बंगाल में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष दावे सबके भारी, बंगाल में इस बार किसकी बारी, क्योंकि दावे अपने अपने हो रहे हैं और सब लोग बड़े भारी भरकम दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ निकलेगी, जनादेश किसके साथ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा आनंद सिन्हा राय हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं। आप तीनों का स्वागत है। आनंद सिन्हा राय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अधिकांश मैक्सिमम जो एग्जिट पोल्स आए हैं तो उसमें तो परिवर्तन सीधे तौर पे एक तरीके से इंडिकेट करता नजर आ रहा है, और दीदी चौथी बार सत्ता में नहीं आ रही हैं। आप लोग भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहा है, ठीक ही बात है। देखिए 2021 साल यही एग्जिट पोल बोला था, जब मोदी ने नारा लगाया था अगली बार 200 पार, यही एग्जिट पोल बताया था
मैं नाम नहीं लूंगा, सब एग्जिट पोल ने किसी ने बताया 121, किसी ने बताया 135, किसी ने अब 164 बीजेपी को, भाजपा को बोला, और किसी ने 200 तक चला गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? 77। कितना? 77। 2024 में आ जाइए, 24 में आ जाइए, जब हमारा प्रधानमंत्री जी नारा लगाया था अगली बार 400 पार, तो 400 तो पार नहीं हुआ। बंगाल में किसी ने बताया 24 आउट ऑफ 42, किसी ने बताया 20, किसी ने बताया 18, मिला कितना? 12। तो एग्जिट पोल किस बेस पे करता है? मैं तो हैरान हो गया। 6 बजे तक चुनाव चल रहा था, जब लाइन पे कुछ लोग खड़ा है तब एग्जिट पोल चालू कर दिया ये लोग। डेटा कहां से मिलता है, कैसे मिलता है? अब मतलब आप एक तरीके से एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े सत्यता के साथ नहीं है। ठीक है, नहीं, मतलब आप टीएमसी यही कह रही है कि भाई ये मतलब जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, मैं बैक का वो लोग जो किया है एग्जिट पोल, वो एक भी नहीं मिला है। ठीक है, अनिरुद्ध जी, जो तमाम पिछले बंगाल को लेकर किए गए एग्जिट पोल साहब कह रहे हैं वो साहब वो खारिज हुए। 2024 में बीजेपी का नारा एक तरीके से जमीन पे पूरा नहीं हुआ, और मौजूदा 2026 में भी बंगाल में टीएमसी ही आएगी, बीजेपी के लिए उम्मीद नहीं है। अनिरुद्ध जी। अरेंद्र जी, ऐसा है कि टीएमसी के लोग, ममता बनर्जी जिस गलत फहमी में जी रही हैं, 2026 में बंगाल एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है। उसके पीछे एक बड़ा तार्किक कारण है। तार्किक कारण ये है कि कांग्रेस की सरकार रही 30-35 साल तक, वामपंथ की सरकार रही 30-35 साल तक, ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार 15 साल तक थी। इन तीनों लोगों की सरकार में वहां पे क्या हुआ? करप्शन चरम पे बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया, और साथ में अपीजमेंट की तो हद ही कर दी थी तीनों लोगों ने। उसके वर्सेस अगर मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट का लोग देखते हैं तो वहां पे गुड गवर्नेंस, सेवा और सुशासन दिखता है, वहां पे डेवलपमेंट दिखता है। तो लोगों ने चुना कि मोदी लेड गवर्नमेंट दिखता है एक तरफ, उसको चुना कि मोदी जी के ममता के भय से मोदी जी के और बीजेपी में लोगों ने भरोसा दिखाया। जो मोदी जी का डिलीवरेबल कमिटमेंट है वो लोगों को समझ में आता है कि एक तरफ त्रिपुरा है, एक तरफ आसाम है, एक तरफ उड़ीसा है। अनुज जी, ममता दीदी ने आज दावा किया है वीडियो संदेश जारी करके कि 230 सीटों से पार एक तरीके से टीएमसी निकल रही है। दूसरा वो ये कह रही हैं कि हमारे कार्यकर्ता मतगणना का जो केंद्र है डटे रहे, किसी प्रकार की अभी भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है बीजेपी के लिए। वो फिर भी अभी उम्मीद करके चल रहे हैं कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं और 230 के पार जाने की बात कह रहे हैं वो। अरे पहली बार 4:45 बजे जो है ममता बनर्जी का आपने कल चेहरा देखा? इतना हतोत्साहित चेहरा, पूरे चुनाव पूरे कैंपेन में हतोत्साहित चेहरा। एक तरफ अभिषेक बनर्जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, इतना हतोत्साहित। और बंगाल के लोग बदल रहे हैं, बंगाल के लोग नारा लगा रहे हैं। एक नारा वहां चला, पलटनो दरकार अब की चाहिए बीजेपी सरकार, 4 मई ममता गई। ये भाजपा का नारा नहीं है, ये आम बंगाली लोगों का नारा, बंगाल के लोगों को नारा है। जब वो मुस्लिम अपीजमेंट को देखते हैं, जब वो करप्शंस को देखते हैं, जब वहां पे कोलैप्स होते हुए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। आप बताइए कि समीर जी बैठे हैं, आप पूछिए कि मुंबई और कोलकाता की सॉइल एक जैसी है, सूरत की सॉइल एक जैसी है। मुंबई कहां से कहां पहुंच गई, सूरत कहां से कहां पहुंच गया। उत्तर प्रदेश बिहार का व्यक्ति एक समय जो कोलकाता के पहले कलकत्ता था तो लोग कहते थे भैया कलकत्ता का माने जा रहे हैं। आज बंगाल का व्यक्ति पूरे देश में जा रहा है। इसका मतलब आपने इंडस्ट्री वहां पे बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात, जब आपने डेवलपमेंट नहीं किया, नौकरियां नहीं इजाद किया, महिलाएं वहां नहीं सुरक्षित हैं, केवल आपने अपीजमेंट किया, तो लोग जाएंगे कहां? लोग किसको चुनेंगे? एक तरफ गुड गवर्नेंस, एक तरफ बैड गवर्नेंस। समीर जी, सवाल यह है कि हमने कई बार बीते समय में देखा है कि हमेशा एग्जिट पोल सही नहीं होते, लेकिन हमेशा गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन जो इंडिकेशन मोटे तौर पे दिखाई पड़ रहा है बंगाल के एग्जिट पोल्स को लेकर, आपको लगता है कि क्या एक ट्रेंड की तरफ हम एक देख रहे हैं उसको, कि एक परिवर्तन जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी? समीर जी। देखिए अमरेंद्र जी, अगर एग्जिट पोल को अगर नहीं भी माना जाए, टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल को नहीं मानते, लेकिन जनता के सेंटिमेंट्स को तो आप मानोगे ना, कि जो जमीन पर जनता का सेंटिमेंट्स नजर आता है। और मुझे लगता है कि इस बार जनता का सेंटिमेंट्स जो था वो अगर ममता बनर्जी के 2011, 2016 और 2021 में 3 बार की सरकार के बाद 2026 का देखे तो जमीन पे परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। मुझे भी जो खबर लगी है
कि बंगाल के अंदर जनता परिवर्तन चाह रही है, तो इतना बड़ा मतदान होना है, 92% से ज्यादा फर्स्ट फेज में होना, 92% के करीब सेकंड फेज के अंदर होना। और कलकत्ता के अंदर जहां देखेंगे आप, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, वहां पर इस बार 27% ज्यादा वोटिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन बंगाल के अंदर करने जा रही है। और लगातार बंगाल की जनता को यह महसूस हुआ है कि भाई पहले आपने 30 साल 1947 से लेकर 1977 तक आपने कांग्रेस को दिए, 77 से लेकर 2011 तक वामपंथ को, कम्युनिस्टों को 32 साल आपने दिए, और उसके बाद ममता बनर्जी को 15 साल दिए। तो बंगाल की जनता को लग रहा है कि इतना लंबा शासन देने के बाद भी बंगाल आज कहां पर है, बंगाल आज कहां खड़ा भारत के अन्य राज्यों की तुलना में। तो मुझे लग रहा है कि अब जनता को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2014 के बाद देश के अंदर प्रशासन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों के साथ डबल इंजन की सरकारों ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लग रहा है इस बार बंगाल भी डबल इंजन की सरकार के साथ जाना चाहता है। इसको लगता है कि जहां केंद्र की सरकार है वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ विकास की धारा में बह सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि गंगा बिहार से निकाल के बंगाल में जाती है, मुझे लग रहा है वही बिहार का जो परिणाम था वह बिहार से निकलकर बंगाल में जा रहा है। और इस बार मुझे व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार रूप में बंगाल में परिवर्तन नजर आ रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के अंदर बनाने जा रही है। ठीक है अनिल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और आपसे सवाल ये, क्योंकि बीते कई चुनाव, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव की बात की जाए तो बंगाल में एक बड़ी हिंसा का एक दौर देखा गया। बहुत दुखद मृत्यु भी हमने, राजनीतिक मृत्यु भी हमने लगातार देखी है। इस बार लगभग नगण्य एक हिंसा की घटनाएं हैं और किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई बम नहीं फटा, कम से कम एक चिंताजनक स्थिति इस बार नहीं हुई। इसी आधार पर कई बार आप लोग सत्ता लेते रहे, ये सीधे तौर पे आप पे आरोप लगता रहा, और इस बार अगर हिंसा नहीं हुई है तो सत्ता आपके हाथ से जा रही है, ये आप पे सीधे तौर पे कहा जा रहा है। अनिल जी देखिए अनिल जी, एक बात कह रहा हूँ, बंगाल का जनता क्या कह रहा है पता है? ये डबल इंजन सरकार का जो दावे करते हैं ना, एनसीआर में रिपोर्ट बोल रहे राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होता है। ये राजस्थान कौन चलाता है? डबल इंजन सरकार है ना। उत्तर प्रदेश कौन चला रहा है? हाथरस, उन्नाव कौन चला रहा है? डबल इंजन सरकार है ना। बोल रहा है आरजी मेडिकल कॉलेज का तो बोल दीजिए, सुन दीजिए, हम आरजी मेडिकल कॉलेज का, आर्चीकर, ये सबसे मजे का बात ये है, सुनिए अनिरुद्ध जी, आर्चीकर में जो हत्या हुआ है, सही में बहुत दुखजनक बात हुआ है। ये सीबीआई जांच कर रहे थे और सीबीआई ने चार्जशीट पे पेश किए, एक बंदा को दोषी ठहरा हुआ, और जो अभया है उनका माता जी उधर भाजपा का कैंडिडेट हुआ। मोदी जी वहां जाके कह रहे इनको जिता दीजिए, आरजीकर को ये जो न्याय मिलेगा। अरे भाई, हम सोचा सीबीआई जांच कर रहे, सीबीआई किसका है? जब जीतेंगे तब सीबीआई काम कर रहे। मोदी जी क्या बात कर रहे? सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रहे, उनका सीबीआई ठीक से काम नहीं किए। मोदी जी कह रहे थे उनको जिता दीजिए, उनको इंसाफ मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सीबीआई तो केंद्रीय सरकार का है, तो सीबीआई जांच ठीक से नहीं किया। मोदी जी को भरोसा नहीं है सीबीआई पर। ठीक है अनुरुद्ध जी, जहां जहां आपकी भी डबल इंजन की सरकार है वहां के आंकड़े भी चिंताजनक हैं, तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार के नाम पर बंगाल आप पे भरोसा क्यों कर लेगा भाई? देखिए अरेंद्र, देखिए अभी कल की घटना है, सवाल, हाँ जी, जो बोलिए। कल आरजी कर की बहन की जो हत्या हुई, निर्मम दुखद घटना हुई, उनकी माता जी को जब वो चुनाव में जा रही थी तो उनके साथ में टीएमसी के गुंडों ने घेर लिया, और जरा सा भी इन लोगों ने एक सिंगल पॉइंट उस पर कंडेम नहीं किया कि जो घटना हुई, टीएमसी के लोग पकड़े गए वहां पे। कल की घटना है, कल हालत यह है कि कल बंगाल जो पुलिस का जवान है वो लोगों को ये कह रहा है कि आप टीएमसी कोड दीजिए, यानी कि बंगाल पुलिस जो है एज ए टीएमसी कैडर काम करती है। आप सोचिए न्याय कैसे संभव है वहां पे? वहां न्याय कैसे संभव है? आप रोजगार वहां पे ठप करके बैठ चुके हैं, 6,500 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री वहां से गायब हो चुकी हैं, कोलकाता से 300 बड़ी इंडस्ट्री गायब हो चुकी हैं, आप सरकारी लोगों को 7वां वेतन आयोग नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार का दर पर कैपिटा इनकम जीडीपी रोड, एक टाइम पर जब देश आजाद हुआ कलकत्ता का कितना बड़ा योगदान था, कोलकाता पश्चिम बंगाल का पूरे देश की जीडीपी में, आज आपने कहां पे खड़ा कर दिया? वहां पे लिटरेचर को आपने किस तरह बर्बाद किया, फिल्म, लिटरेचर, साइंस, किस चीज की कमी थी भाई उसमें? वहां की सॉइल इतनी नॉलेजफुल थी, लेकिन आपने उसको कहां पे रक्त चरित्र बना दिया। आप मां चुनाव लड़ती हैं, मां में निर्ममता नजर आता, आरजी का संदेश खाली नजर आता, माटी रक्त चरित्र हो गया, मनुष्यता आप में केवल घुसपैठियों के लिए नजर आती है। तो जाहिर से बंगाल के लोग जाग चुके हैं,
ठीक है, लेकिन अब वो उनका जनादेश हैं। किस दिशा में आएगा ये 4 तारीख को हमको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। समीर जी, सवाल ये है कि अब बीजेपी भी मतगणना से पहले रणनीतिक बैठक करके अपने सारी कील कांटे दुरुस्त करने की बात कर रही है, तो टीएमसी भी, ममता दीदी भी कह रही हैं कि साहब हर मतगणना केंद्र पे कार्यकर्ता मौजूद रहे और हमें कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं है। तो अब वोटिंग के बाद जो काउंटिंग है वो भी अपने आप में बड़ा ज़्यादा राजनीतिक तौर से तरीके से गरमाई हुई दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहते हैं कि अभी हमें ईवीएम का वॉच करना है, उसकी रखवाली करना है, तो ठीक है, उनको उसका अधिकार है, वो उसका करे। मतगणना उस दिन होने वाली है, जनता ने जो मत दिया है वो मत पेटियों में ईवीएम के अंदर बंद हो चुका है। 4 तारीख को गणना शुरू होगी और तब तक मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि भाई उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जबकि ये संभव नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव करवाया है, तो ये सभी पार्टियों का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी परिणाम आए वो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए। और खास तौर से मैं तृणमूल कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि भाई चुनाव में जीत और हार लगी रहती है। हिंसा का सहारा न चुनाव के पहले होना चाहिए, न मतदान के समय होना चाहिए। भय रहित तो चुनाव होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह भय और भरोसे का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि जनता ने भरोसे के पक्ष में मतदान किया होगा, तो परिणाम उस तरीके से आएंगे। टीएमसी की सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी बधाई की पात्र होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 15 साल के बाद जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। और एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हवा उसी दिशा की ओर बढ़ रही है। 4 तारीख का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मेरा ये आकलन है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, और पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, कम से कम 2021 की घटनाएं हम लोग को चिंतित करती है, कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि जम्मू से श्रीनगर हाई स्पीड सफर, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कश्मीर घाटी जाने वालों के लिए अब खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कश्मीर जाने वाले यात्रियों को शानदार तोहफा दिया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक विस्तारित किया गया है। रेलवे लाइन के इस विस्तार के बाद अब यात्री दिल्ली से बिना किसी परेशानी के कश्मीर तक सीधे जा सकेंगे। कश्मीर में इस समय एक ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव हो रहा है। रेलवे फ्रेट सेवाओं की शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को नई दिशा मिल रही है। पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी में दूध की पहली खेप पहुंची, जिसे अहमदाबाद डिवीजन के लिंच रेलवे स्टेशन से भेजा गया। ये पहल स्थानीय व्यापारियों के लिए राहत की खबर है, जो पहले समय साध्य और महंगे परिवहन साधनों पर निर्भर रहते थे। एक वेलकम सेटअप है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। बीइंग एन एग्रीकल्चरलिस्ट, हम सबसे ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ये जो एरिया है सारा, एज कश्मीरी या बिजवाड़ा के रहने वाले की हैसियत से मैं कहूँगा कि हम तहे दिल से रेल मंत्री के मशकूर है कि आए रोज हम देख रहे हैं कि रेल निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि इससे भी ज्यादा जो है यहाँ पे बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। घाटे तक रेल संपर्क पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ था
और अब ये कनेक्टिविटी यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर बन चुकी है। अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक कश्मीर में सबसे बड़ी आपूर्ति सीमेंट की रही। वहीं सेब अब भी यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात है। शुरुआत में अगस्त में केवल 13 कोच और सितंबर में 20 कोच चल रही थी, लेकिन अक्टूबर तक ये संख्या बढ़कर 46 कोच तक हो गई, जो बढ़ती मांग को दर्शाता है। So, as you are aware that the railway connectivity is being improved, and this freight train is a major boost to the trade of J&K. We just received milk, a huge container of Amul came in, then we had cement coming in. This will also reduce a lot of cost on it, which was an additional cost of trucks, the freights that would come up, and also the time, which is most important factor in today's world. अब जब कश्मीर देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों से जुड़ चुका है, तो व्यापार और कारोबार में तेजी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे फ्रीट सेवाएं न केवल परिवहन को तेज और किफायती बनाएंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगी। Rail is only going to usher in economic development because it's going to reduce the logistics costs, both inwards and outwards. So what I mean by that is that when we import the input material for whatever little manufacturing that we do or whatever distribution we do, we are going to bring it at a cheaper cost now, because rail is overall cheaper than a road when it comes to long distances and large volumes of cargo. विशेषज्ञों का मानना है कि कश्मीर जैसे क्षेत्रों में फ्रेट ट्रेनें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी। माना जा रहा है कि रेलवे फ्रेट सेवाओं ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है और स्थानीय व्यापारियों के लिए नए अवसर खोले हैं। अब जब घाटी देश के बड़े बाजारों से जुड़ चुकी है, तो ये केवल कश्मीर की आर्थिक तस्वीर को नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। ये बदलाव सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई आर्थिक संभावना का द्वार खोलता है। श्रीनगर से अनीस जरगर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये जो आपने खबर देखी, ये इस बारे में थी कि कैसे कश्मीर के बाजार को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, जिसका फ़ायदा स्थानीय व्यापारियों को बृहद स्तर पर मिल रहा है, क्योंकि कश्मीर के सामान को अब दुनिया भर का बाजार आसानी से मिल पा रहा है। अब आपको अगली खबर भी दिखाते हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे कश्मीर की वादियों तक, दिल्ली से लेकर सीधे कश्मीर तक अब ट्रेन के माध्यम से जाया जा सकता है। क्या इस रेलवे नेटवर्क का आज विस्तार किया गया है? इस खबर को देखिए आप। कश्मीर की वादियों में अब वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी और अब जम्मू तवी तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी सुचारू रूप से चल सकेगी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिसमें कटरा स्टेशन पर ठहराव भी होगा। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं, जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। वंदे भारत एक्सप्रेस अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन डिजाइन और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हर सफर को आरामदायक और यादगार बनाएगी। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस कॉरिडोर पर 2 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी केंद्र सरकार के इस पहल को करोड़ों यात्रियों के लिए सुविधाजनक बताया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस, सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, और वो ये कि जम्मू से श्रीनगर का इसका सफर निहायत ही रोमांचक है। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है, जहां 500 लोग
जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये यात्रा के पूरे अनुभव को सरल बनाने वाला बदलाव है, जिससे कश्मीर के पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उद्योग और रोजगार के क्षेत्र भी विकसित होंगे। वहीं स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए ये लाइफलाइन साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आतंक के आकाओं को भारत की दो टूक। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत अब आतंकियों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, चेतावनी को कार्रवाई में भी बदलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सख्त संदेश से साफ है कि आतंक पर अब जीरो टॉलरेंस नई नीति बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि नया भारत जवाब देना जानता है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री सहित रक्षा क्षेत्र के तमाम दिग्गजों ने अपनी बात रखी तो रक्षा क्षेत्र में भारत की तमाम उपलब्धियों को देश के सामने भी रखा। भयभीन होए न प्रीत, नहीं चलेगी आतंकवाद की रीत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम, पाकिस्तान को दिखाया पराक्रम। मेक इन इंडिया की तैयारी हर दुश्मन पर पड़ेगी भारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी, स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रिगर अब भी भारत के हाथ में है। ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपनी शर्तों पर रोका और युद्ध के ब्रेक पूरी तरह भारत के ही हाथ में रहे। मंच से राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत खेल की दिशा बदल देता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा, आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फॉर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा, आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा और जो इसे बढ़ावा देगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त सकारात्मक माहौल बन गया है। 2025 से 26 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 39,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 62.66% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में
दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और ये बढ़ोतरी तो सिर्फ शुरुआत भर है। रक्षा सचिव के मुताबिक बहुत जल्द भारत का डिफेंस निर्यात 50,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। साफ है, भारत अब डिफेंस मार्केट में खरीदार नहीं, सप्लायर बन चुका है। On the exports, 50,000 crore is going to be easy. We'll certainly exceed that figure by 2030. तकनीक के मोर्चे पर भी भारत आक्रामक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई एंड सर्विलांस और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे घातक सिस्टम से इंडिया के स्ट्राइक पावर को नई धार दी जा रही है। तेज, सटीक और निर्णायक वार के लिए भारत तैयार है। वहीं डीआरडीओ के मिशन सुदर्शन चक्र पर बड़ा अपडेट सामने आया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने बताया कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। अगले 10 साल में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस समिट के जरिए भारत ने अपने इरादों का ऐलान किया है। संदेश स्पष्ट और दो टूक है। अब भारत रिएक्ट नहीं करता, एक्शन लेता है। और दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, निर्णायक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटा भारत के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच भारत और इटली ने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना 2026-27 का भी आदान प्रदान किया। दोनों मंत्रियों ने दोहराया कि भारत इटली रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और इटली की रक्षा सहयोग पहल के तहत पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को और विकसित करने के तरीकों पर भी बातचीत की। बैठक के दौरान 2026-27 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का भी आदान प्रदान किया गया, जो दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सैन्य जुड़ाव के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी महिला आरक्षण को लेकर समर्थन में किन राज्यों में हुआ विशेष विधानसभा का सत्र। पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाने के बाद से बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर है। भाजपा शासित राज्यों में विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण पर विपक्षी दलों को घेरा जा रहा है। इस सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित करके आधी आबादी को उनका हक न देने के लिए कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसे तमाम विपक्षी दलों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमलावर नजर आए। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में देश के विभिन्न प्रदेशों में विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि ये विडंबना ही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा आधी आबादी के उत्थान, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए किसी भी प्रगतिशील कदम का विरोध करते रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल वादे करती है बल्कि उसे धरातल पर भी उतारती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके नारी शक्ति के अधिकारों पर डाका डाला है। देश की आधी आबादी इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने इस बिल का समर्थन न करके महिलाओं को मिलने वाले अधिकार पर एक तरह से डाका डाला है। वहीं ओडिशा में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने महिलाओं को उचित न्याय देने में उपेक्षा की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें प्रदेश भर से 500 से अधिक महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर शासकीय संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के समान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आवश्यक 131वां संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसको लेकर विपक्षी दल निशाने पर हैं, जबकि भाजपा शासित प्रदेश लगातार इस विधेयक को लेकर विशेष सत्र आयोजित कर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आप खबर दिखाएंगे कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भी कैसे देश में एलपीजी की घरेलू आपूर्ति 100% सुनिश्चित की जा रही है। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। मेरी बात कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का
क्या जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने आज अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसे 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सहयोग से लॉन्च किया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई पर केवल 2 करोड़ लेन देन हुए थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया है। इसके साथ ही लेन देन का ये कुल मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। 2024 तक यूपीआई दुनिया के रियल टाइम पेमेंट्स का लगभग 49% हिस्सा कवर करता है, जो भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र के नेतृत्व की स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2025 में यूपीआई ने एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। अगस्त 2025 में पहली बार यूपीआई ने 2000 करोड़ रुपए के लेन देन का आंकड़ा पार किया और दिसंबर 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 2163 करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया, जो यूपीआई के इतिहास में सबसे उच्चतम मासिक लेन देन था। देश में शुक्रवार से डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम 2026 1 मई से प्रभावी हो जाएंगे। ये नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेंगे। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम जिसमें दांव लगाना या मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले गेमिंग ऑपरेटर्स को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है, जिसे बार बार अपराध करने पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साइबर सेल के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर इन अपराधों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है। गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु सत्यापन, माता पिता के नियंत्रण और गेमिंग के समय की सीमा तय करना अनिवार्य होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध और स्थिर बनी रहने की पुष्टि की है। यही नहीं, उर्वरकों के आयात को लेकर भी सरकार के विभिन्न विभाग लगातार समन्वय कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम से जहां दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में उछाल आया है और पेट्रोलियम कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत में सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति और कीमत को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है। अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी रिफाइनरियां अपनी क्षमता से काम कर रही हैं। घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित है और कहीं भी स्टॉक की कमी नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 70% तक बहाल हो चुकी है। डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ईडीज की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल एलपीजी की सेल कंटिन्यूड है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता को भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि देश में सभी उर्वरकों का स्टॉक अच्छा है और राज्यों में आपूर्ति भी मजबूत स्थिति में है। The supply position continues to be strong in the states. The urea availability as on date is 73.81 LMT. And the DAP availability is 23.47 LMT. For other fertilizer also, the stock position is very good. अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और अब तक 2,857 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश भर में पोत संचालन सामान्य रूप से जारी है।
all the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,857 Indian seafarers so far, including 28 in the last 24 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported. पश्चिम एशिया में हालात भले ही जस के तस बने हुए हैं और तनाव भी कम नहीं हो रहा, लेकिन भारत में पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार हर स्तर पर निगरानी रख रही है ताकि आम जनता, किसानों और उद्योगों पर इसका नकारात्मक असर न पड़ सके। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को